Hello guys, welcome to Physio Vigyan. Today we'll start a new series of biomechanics of posture. This video will be only about the introduction to biomechanics of posture. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पोस्चर होता क्या है ना। डेफिनेशन हम पढ़ सकते हैं कि एटीट्यूड अज्यूम्ड बाय बॉडी आइदर विद सपोर्ट और ड्यूरिंग मसल एक्टिविटी या स्टेबिलिटी। इस सब का मतलब ये है कि हमारी बॉडी कोई भी एक पोजीशन जो या तो होल्ड करके रखे या तो किसी एक्टिविटी को करने के लिए हम उस पोस्चर में आए। ठीक है, हम कोई एक्टिविटी करने के लिए कोई पोजीशन ले रहे हैं या फिर हम बैठे हुए या फिर स्टैटिक कोई पोजीशन ले रहे हैं, कोई किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन में आ रहे हैं या उस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, दैट इज योर पोस्चर। ठीक है, तुम किस तरह से खड़े होते हो, किस तरह से बैठते हो, किस तरह से चलते हो, तुम्हारी हर एक पोजीशन, हर एक चीज तुम्हारे पोस्चर के अंडर आ जाती है ना। अब मान लो कि मैं खड़ी हूं, ये मेरा पोस्चर है। अगर मैं सीधी खड़ी हूं तो वो सही पोस्चर है, लेकिन अगर मैं टिल्ट होके खड़ी हूं वहीं पे तो वो गलत पोस्चर है। तो सही और गलत तो हम आगे सीखेंगे कि हाँ पोस्चर को असेस कैसे करते हैं। लेकिन असेसमेंट की सीरीज में आपको याद होगा कि हमने आपको पोस्चरल असेसमेंट हमने एक सेगमेंट पढ़ा था। उसमें क्या था कि मैंने आपको एक चीज बताई थी असेसमेंट में कि जब कोई भी इंसान एज अ फिजियोथेरेपिस्ट और एक पेशेंट आपके पास आ रहा है, आपके क्लिनिक में एंटर हो रहा है, तो उसको देखते से ही आपका जो है असेसमेंट ऑब्जर्वेशन शुरू हो जाना चाहिए, है ना। अब वो ऑब्जर्वेशन में आप क्या चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उसका देखते से ही उसका पोस्चर ऑब्जर्व करते हो, आप उसके पोस्चर को असेस करते हो, है ना, कि किस पोजीशन में उसने अपनी आर्म को होल्ड कर रखा है, हेड को होल्ड कर रखा है, उसके बॉडी सेगमेंट्स जो हैं वो अलाइंड है कि नहीं है, ठीक है, मिस अलाइंड है क्या, वो पूरा का पूरा आप उसका पोस्चर एनालाइज करते हो। ठीक है, तो ये पोस्चर क्या है, क्या असेसमेंट वगैरह वो सब आपको समझ में आ गया कि क्यों जरूरी है हमको पोस्चर को जानना या फिर उसकी पूरी बायोमैकेनिक्स जानना। अब देखो, हमें लग रहा है कि कोई इंसान सीधा खड़ा है, ठीक है, लेकिन आपकी उस बॉडी को सीधा रखने के लिए बहुत सारे फोर्सेस इंटरनल एक्सटर्नल काम कर रहे हैं आपकी बॉडी पे। ऐसे ही नहीं खड़ी हो जाती, एंटी ग्रेविटी आपकी बॉडी को होल्ड करने के लिए बहुत सारे फोर्सेस एक्ट करते हैं, है ना। बहुत सारी मैकेनिक्स लगती है किसी भी चीज को सीधा खड़े करने के लिए, चाहे वो एक मशीन हो या फिर चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो। ठीक है, उसके पीछे की जो वो पूरी बायोमैकेनिक्स है पोस्चर को होल्ड करने की या फिर उसको कंट्रोल करने की, या जो रिस्पॉन्सेज रहते हैं, कौन कौन सी मसल सिनर्जीज रहती हैं, वो सारी की सारी चीजें हम इस सीरीज में पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में, हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे कि बायोमैकेनिक्स ऑफ पोस्चर या पोस्चर होता क्या है एग्जैक्टली, ताकि फर्दर आने वाली वीडियोज में जो भी चीजें आपको समझाई जाए आप उसको इजीली समझ पाए। ठीक है, तो पोस्चर आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि पोस्चर होता क्या है। ओके, ठीक है, मतलब सिंगुलर मसल एक्टिविटी, एक स्टेबल पोजीशन को होल्ड करने के लिए जो स्टैटिक मसल एक्टिविटी हो रही है, या फिर किसी भी एक्शन को करवाने के लिए जो डायनामिक मसल एक्टिविटी, कोऑर्डिनेटेड मसल एक्टिविटी हो रही है, उसको हम पोस्चर कहते हैं। ठीक है, ये इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है। अब पोस्चर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्टैटिक पोस्चर और डायनामिक पोस्चर। ठीक है, जैसा कि अभी हमने देखा कि अगर मैं खड़ी हूँ, सीधा खड़ी हूँ, मैं कुछ मूवमेंट नहीं हो रही, तो वो स्टैटिक हो गया, स्टेबल। ठीक है, एक स्टेबल पोजीशन मैंने होल्ड कर रखी है, दैट इज माय स्टैटिक पोस्चर। जैसे कि लाइंग डाउन, ठीक है, स्टैंडिंग, सिटिंग, प्रोन लाइंग, ये सारी की सारी जो आपकी फंडामेंटल पोजीशंस हैं, दैट इज योर स्टैटिक पोस्चर। ठीक, लेकिन डायनामिक पोस्चर क्या होता है कि जब आप मूव कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, मैं बॉल थ्रो कर रही हूँ, दिस इज माई डायनामिक पोस्चर। अब वो बॉल थ्रोइंग जो हो रही है उसमें भी राइट एंड रॉन्ग बायोमैकेनिक्स होती है हर एक चीज के लिए। ठीक है, आई एम वॉकिंग, मेरा गेट पैटर्न क्या है, उसकी बायोमैकेनिक्स सही है या गलत है, तो वो जो डायनामिक मूवमेंट है उसके पीछे का जो मेरा पोस्चर होल्डिंग है वो होता है डायनामिक पोस्चर। ठीक, सो उसके एग्जांपल्स हम देख लेंगे, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, है ना। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ पोस्चर। ठीक, अब पोस्चर को एक्सप्लेन करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, दैट इज योर सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि लेट अस सपोज ये एक बॉक्स है, ठीक, ये एक स्क्वायर बॉक्स है, तो अब इस बॉक्स का जो भी मास है या वेट है वो इस बॉक्स में के अंदर किसी एक पॉइंट पर इफेक्टिवली एक्ट करेगा। ठीक है, ग्रेविटेटेड या सैचुरेटेड रहेगा उस पॉइंट पर। मतलब कि सेंटर ऑफ मास आपकी बॉडी में या किसी भी, जैसे मान लो कि ये, ठीक है,
अब ये पूरा का पूरा जो इसका वेट है वो इफेक्टिवली यहाँ पर एक्ट करेगा, ठीक। हर तरफ से जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहेगा वो ये रहेगा, ठीक। अब लेट अस सपोज कि चलो ये एक ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी है। अब मेरी पूरी बॉडी का जो वेट है वो इफेक्टिवली किस पॉइंट पर सैचुरेट हो रहा है, ठीक है, कहाँ पर सैचुरेट हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। अगर इजी शब्दों में समझा जाए तो सेंटर ऑफ मास आपकी बॉडी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट है कि जिस पर अगर आप किसी भी उस चीज को बैलेंस करो तो वो फॉल डाउन ना करे, वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मेरे पास एक ही नोटबुक है, ठीक है, अब इसका मुझे अगर इसको बैलेंस करना है तो मैं कोई एक पॉइंट ऐसा रहेगा कि जिस पे अगर मैं इसको बैलेंस करूंगी, ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। अगर मैं किसी और पॉइंट पे रखूंगी इट विल फॉल डाउन, राइट। ये देखो, और किसी पॉइंट पर मैं अगर इसको रख रही हूँ इट विल फॉल डाउन, लेकिन ये एक पॉइंट पर अगर मैं उसको बैलेंस करूंगी तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो वो जो पॉइंट रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट का या बॉडी का, वो होता है हमारा सेंटर ऑफ मास, जहां पर आपकी बॉडी का मास जो है वो इफेक्टिवली एक्ट करता है और सैचुरेटेड रहता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये फिक्स्ड नहीं होता, ठीक। अब मान लो कि ये जो कॉपी का मैंने एग्जांपल लिया था, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ था, यहाँ पे सेंटर में रेक्टेंगल के, ठीक। लेकिन अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसको छोटा कर दूं या फिर इसके एक साइड पर मैं कुछ बांध दूं, स्पाइरल लगा दूं, तो वो साइड हेवियर हो जाएगी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे हेवियर साइड के पास में जाकर उसको बैलेंस करना पड़ेगा ताकि वेट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, है ना। तो वो जो पॉइंट है COM वो फिक्स्ड नहीं रहा, चेंज होता रहा। सेम है कि अगर मेल और फीमेल्स में हम देखें कि फीमेल्स जो है अपर बॉडी में ज्यादा वेट स्टोर करती हैं, तो क्या होगा कि उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो थोड़ा सा अपवर्ड शिफ्टेड रहेगा। अगर मेरी और किसी एक नॉर्मल सेम इंडिविजुअल में भी अगर देखें कि अगर मैं सिंपल स्टैंडिंग पोजीशन में हूँ तो मेरा सेंटर ऑफ मास कहीं और पे है, S2 वर्टिब्रा पे अगर हम बोल रहे हैं तो वहां पर है। लेकिन अगर मैं बेंड डाउन कर रही हूँ तो मेरी बॉडी की पोजीशन शिफ्ट हो रही है, पोस्चर शिफ्ट हो रहा है, तो मेरा सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वो भी साथ में शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ये शिफ्ट होता रहता है, वेरिएबल है डिफरेंट पोस्चर्स में। जैसे कि नीलिंग में, अगर मैं नीलिंग में आ गई तो मेरा जो हाइट है वो कम हो गया, सेंटर ऑफ मास जो है वो चेंज हो जाएगा, बेस ऑफ सपोर्ट चेंज हो जाएगा, तो ठीक है। बेंडिंग अगर मैं कर रही हूँ तो नॉर्मल अगर जो हम देखें सेंटर ऑफ मास कहाँ रहता है, एक एडल्ट होमोसेपियन में S2 वर्टिब्रा पे रहेगा फोकस्ड, और चिल्ड्रन में कहाँ रहता है, T12 वर्टिब्रा पे रहता है। तो अब आगे की चीज क्या आती है, पोस्चरल कंट्रोल, ठीक है। टाइप्स ऑफ पोस्चर देख लिया कि होल्ड करना है पोजीशन को, एक उसमें स्टैटिक में या डायनामिक में, तो लेकिन होल्ड करना कैसे है, उस पोजीशन को कंट्रोल कैसे करना है ना। तो सबसे पहली चीज तो क्या होती है कि आपको कोई भी स्टिमुलस या फिर सेंसरी स्टिमुलस जो है कहाँ से मिलता है, आईज से, ईयर से, या रिसेप्टर ऑर्गन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। रिसेप्टर ऑर्गन्स या सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं हम इन्हें, जॉइंट्स, पोजीशन सेंस से। इससे आपको आपकी पोस्चर का या आपकी पोजीशन का सेंस मिलता है, आपको पता लगता है कि आपने कौन सी पोजीशन या कौन सा पोस्चर होल्ड कर रखा है या फिर कौन सा करना है, ठीक। अब ये जो है ये सिग्नल जाता है आपके सेरेबेलम तक, आपके ब्रेन तक जाएगा। अब हमारा जो ब्रेन है वो हमारे इफेक्टर ऑर्गन, दैट इज मसल्स और जॉइंट्स, ठीक है। मसल्स पर हमारे इफेक्टर ऑर्गन पर वो स्टिमुलस भेजेगा, हमारी मसल्स जो है इस रिएक्शन के अपोजिट में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। कॉन्ट्रैक्शन के अपोजिशन में क्या होगा कि आपका वो पोस्चर जो है वो होल्ड होगा या मेंटेन होगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, स्टिमुलस यहाँ से हमने रिसीव किया रिसेप्टर ऑर्गन से, ब्रेन तक गया, फिर ब्रेन ने सिग्नल भेजा मसल्स को कि अब क्या करना है, आगे उस पोजीशन को किस तरह से होल्ड करना है, कौन से पोस्चर में आना है, तो वो आपका इफेक्टर ऑर्गन हो गया, ठीक है। तो ये एक लूप चलता है। नाउ पोस्चरल कंट्रोल क्या होता है, पोस्चरल कंट्रोल इज द एबिलिटी टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी एंड इट्स सेगमेंट्स अगेंस्ट द डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस, ठीक है। मतलब कि आपकी बॉडी पे जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं जो कि आपके पोस्चर को बिगाड़ रहे हैं या फिर आपकी पोजीशन को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अब वो जो फोर्सेस लग रहे हैं जो कि आपकी पोजीशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पोस्चर को या फिर हिला रहे हैं, उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, पर्टर्बेशंस, ठीक है। पर्टर्बेशंस आपके ऊपर लग रहे हैं, फोर्सेस लग रहे हैं जिनकी वजह से आपका पोस्चर जो है वो डिसबैलेंस हो रहा है, ठीक। अब इस
पर्टर्बेशन के रिस्पॉन्स में, मतलब कि जो भी हमारी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा, ठीक है, डिस्टेबलाइजिंग फोर्स लगा, उसके रिस्पॉन्स में मेरा कुछ तो भी रिएक्शन होगा। कि मान लो मुझे किसी ने आकर के धक्का दिया है, ठीक है, मुझे किसी ने धक्का दिया, अब उसके रिस्पॉन्स में मेरी बॉडी किस तरह से अपने पोस्चर को मेंटेन करती है, वो मेरा रिस्पॉन्स है ना। तो एक होता है रिएक्टिव, एक होता है प्रोएक्टिव। रिएक्टिव इज कि आपके साथ कुछ हो गया, मतलब कि जो स्टिमुलस है वो पहुंच गया, पर्टर्बेशन लग गया है, उसके बाद आप क्या रिएक्ट कर रहे हो उसके रिस्पॉन्स में, दैट इज योर रिएक्टिव। और कंपेंसेटरी, मतलब कि फोर्स लगने के बाद कंपेंसेशन में आपकी बॉडी किस तरह से मूव कर रही है या कौन सा पोजीशन होल्ड कर रही है, दैट इज योर कंपेंसेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, मतलब कि जैसे मुझे किसी ने धक्का दिया, अब उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, या तो मैं आगे की ओर झुकूंगी, है ना, या तो मैं 2-4 स्टेप्स आगे लेके फिर मैं रुक जाऊंगी। तो ये मेरा कंपेंसेटरी रिस्पॉन्स हुआ, रिएक्टिव रिस्पॉन्स हुआ। ठीक है, एक तो ये रिस्पॉन्स हो गया। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि आपको पहले से पता है कि कुछ डिस्टेबलाइजिंग फोर्स जो है आने वाला है। ठीक है, मान लो कि आप क्या हो, आप बस में हो, आपको पता है कि सामने जो है स्टॉप आने वाला है, पहले से ही आपको वार्निंग है कि अब बस रुकने वाली है, और आपको ये भी पता है कि जब बस रुकेगी तो यूल गो फॉरवर्ड। ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में आप एंटिसिपेट आपने कर लिया कि अब बस रुकेगी, अब मुझे डिस्टेबलाइजिंग फोर्स लगेगा। तो उसके रिस्पॉन्स में आप क्या करते हो, पहले से ही उस बस को रुकने से पहले से ही आप क्या करते हो, आप अपनी बॉडी को ऐसे पीछे करके टाइट कर लेते हो। ठीक है, अब मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में रहेंगी, आप अवेयर रहोगे, या तो आप कुछ पकड़ लोगे, ताकि जो डिस्टेबलाइजिंग फोर्स है उसकी वजह से आपका बैलेंस ना बिगड़े और आप गिरो नहीं। ठीक है, तो मतलब कि जब वो फोर्स लगा इनर्शिया की वजह से, तो आपने कुछ होल्ड कर रखा है, आपकी बॉडी टाइट है, तो आप ये आपका पर्टर्बेशन के रिस्पॉन्स में जो है एंटिसिपेटरी, प्रोएक्टिव। ठीक है, रिएक्टिव नहीं, मतलब होने के बाद नहीं कि बस रुक गई अब उसके बाद मैं गिर रहा हूँ, या उसके बाद मैं स्टेप अप करके जो है रुक रही हूँ, वो नहीं। मुझे पहले से पता था, मैंने एंटिसिपेट किया उस चीज को, उस पर्टर्बेशन को, उसके अगेंस्ट मैंने रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, या जैसे मैं खेल रही हूँ, मैं क्रिकेट खेल रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे पास बॉल आने वाली है, जो मैं फील्डर हूँ और सारी तरफ मुझे पता है कि मेरी तरफ बॉल आ रही है, तो उसके रिस्पॉन्स में, उसकी एंटिसिपेशन में मैंने पहले से ही उसको कैच करने के लिए इस तरह से पोस्चर होल्ड किया हुआ है। ठीक है, फिर मैं कैच करूंगी और फॉलो थ्रू करूंगी, सो दैट इज योर एंटिसिपेटरी पोस्चर। होप दैट इज क्लियर। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। दिस वॉज योर इंट्रोडक्शन टू बायोमैकेनिक्स ऑफ पोस्चर। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पोस्चरल कंट्रोल के और क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं। ये तो बहुत ही जनरलाइज चीज थी, ठीक है, रिस्पॉन्सेस थे बॉडी के और क्या होता है पोस्चरल कंट्रोल। लेकिन पोस्चर को कंट्रोल क्या क्या चीजें करती हैं, कि ये जो फोर्सेस है, ये जो आपने रिस्पॉन्स पढ़े, कंपेंसेटरी और एंटिसिपेटरी रिस्पॉन्स जो आपने पढ़े, इनको कैसे हम जनरेट करते हैं, हमारी बॉडी कैसे जनरेट करती है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि पोस्चरल कंट्रोल में हेल्प करते हैं, और आगे की सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। थैंक यू।